विश्व आदिवासी दिवस 2025, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। तो चर्चा में क्यों रहा? तो आदिवासी गिरिजना संगम ने आदिवासी प्रतिनिधियों, युवाओं और निर्वाचित नेताओं से 9 अगस्त को आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में सक्रिय भागीदारी और आदिवासी मुद्दों के समाधान हेतु प्रतिबद्धता का आग्रह किया है। इस वजह से ये चर्चा में आया। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका पर्पज क्या है सेलिब्रेट करने का? कि विश्व के स्वदेशी आदिवासी लोगों के अधिकारों के समर्थन और संरक्षण के लिए हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और इसे विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। ये जो दिन है ये आदिवासी समुदायों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उनकी सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाने का अवसर है। 9 अगस्त का दिन 2025 की अगर हम थीम देखें तो स्वदेशी लोगों या स्वदेशी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारों की रक्षा, भविष्य को आकार देना, यानी इंडिजीनियस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटेक्टिंग राइट, शेपिंग एंड फ्यूचर। ये 2025 का जो विश्व आदिवासी दिवस है उसकी थीम है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। इसका अगर हिस्ट्री और ओरिजिन देखें तो दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 अगस्त को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित किया था। कब? 1994 यानी दिसंबर 1994 में। ये तिथि जो है एक प्रतीकात्मक तिथि है क्योंकि 9 अगस्त 1982 को जेनेवा में मानवाधिकार संवर्धन एवं संरक्षण उप आयोग के अंतर्गत स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। तो इसी वजह से 9 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। इसका भी आपको जवाब मिला होगा कि 9 अगस्त ही क्यों। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है विश्व की लगभग 6% जनसंख्या स्वदेशी समुदायों से है और इनके पास समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है, लेकिन ये समुदाय अक्सर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहते हैं। और ये जो दिवस है ये वैश्विक जागरूकता, नीतिगत पहल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया में कितने % जो आदिवासी लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम MCQ देखेंगे इससे रिलेट करके। तो पहला MCQ है विश्व आदिवासी दिवस से कि वर्ष 2025 के विश्व आदिवासी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल की थीम क्या है? तो अभी हमने ऊपर देखा ही। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा कि स्वदेशी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारों की रक्षा, भविष्य को आकार देना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? तो इंडिजीनियस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटेक्टिंग राइट, शेपिंग एंड फ्यूचर, यानी स्वदेशी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारों की रक्षा और भविष्य को आकार देना। और ये जो थीम है उभरती तकनीकों विशेषकर AI के उपयोग में स्वदेशी अधिकारों की सुरक्षा और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए 9 अगस्त तिथि का चयन किस ऐतिहासिक घटना के कारण किया गया? तो वो क्यों किया गया? तो ये इसलिए किया गया कि 1982 में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई। इसी वजह से 9 अगस्त 1982 को ही मतलब ये डेट 9 अगस्त की ली गई। तो 9 अगस्त 1982 को जेनेवा में मानवाधिकार संवर्धन एवं संरक्षण उप आयोग के अंतर्गत स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह यानी UN वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन की पहली बैठक हुई थी। और इस तिथि की स्मृति में ही दिसंबर 1994 में UNGA ने प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और ये जो दिन है स्वदेशी लोगों के अधिकारों, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, PMMVY। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के विशेष पंजीकरण अभियान की समय सीमा बढ़ाकर 15 अगस्त 2025 कर दी है। और ये जो अभियान है घर घर पंजीकरण के माध्यम से संचालित हो रहा है ताकि योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं को पहुंच सके। तो ये जो मतलब योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये मोदी जी की एक योजना है, उन्होंने काफ़ी इसमें बड़ा ऐलान किया है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके अंतर्गत मिशन शक्ति के उप जो योजना है वो सामर्थ्य है। और इसके कार्यान्वयन की विधि कैसी है? तो DBT है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा। और लक्ष्य समूह अगर देखें तो गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए ये योजना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव
तो मातृत्व लाभ प्राप्त करना, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार करना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणाम को बेहतर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर इसके बेनिफिट्स को देखें तो पहले बच्चा जब होगा तो उसमें 5,000 रुपया दिया जाएगा 2 किस्तों में। शर्त यह है कि पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच पूरी होने पर। दूसरा बच्चा हुआ और अगर लड़की हुई है तो 6,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। लिंग विशेष को मिलने यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया है। और इसके बाद जननी सुरक्षा योजना JSY के साथ औसतन कुल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें संस्थागत प्रसव की स्थिति में ये दिया जाएगा। तो ये टोटल बेनिफिट्स हैं इसके जो आपने यहाँ पे देखे। और विशेष प्रावधान में गर्भपात या मृत शिशु के जन्म की स्थिति में अगली लाभार्थी को नए लाभार्थी के रूप में माना जाएगा। तो ये इसका एक पॉइंट है। अगर इसका जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखें, मतलब जो क्राइटेरिया है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं यानी SC/ST की जो महिलाएं हैं, 40% या अधिक जो दिव्यांग महिलाएं हैं, BPL राशन जो कार्ड धारक हैं वो महिलाएं, और जो PM जन आरोग्य योजना यानी JAY की महिला लाभार्थी वो भी इसकी पात्र होंगी। ई श्रम कार्ड धारक जिनका बना हुआ, मतलब जो श्रम कार्ड बना हुआ, वो भी इसकी क्राइटेरिया में आएंगे। और PM किसान सम्मान निधि की महिला लाभार्थी किसान भी इसकी पात्र होंगी। तो ये क्राइटेरिया आप याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन में या अलग अलग स्टेटमेंट में बना के पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं वो भी होंगे। वार्षिक पारिवारिक आय जिनकी 8 लाख रुपए से कम है वो भी होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक, जो आशा कार्यकर्ता हैं, यदि अन्य सरकारी मातृत्व लाभ न ले रही तो वो ले सकती हैं। और अन्य श्रेणियां जो केंद्र सरकार द्वारा असूचित हों, तो ये सभी जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है इसमें ये पात्र होंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए। अब इनएलिजिबल किसको किसको कहा गया है कि केंद्र राज्य सरकार PSU में नियमित नौकरी करने वाली महिलाएं इसकी पात्र नहीं होंगी, और जो पहले से ही किसी अन्य कानून के तहत मातृत्व लाभ ले रही हैं वो भी इस योजना की पात्र नहीं होंगी। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए कि कैसे हो रहा है, तो इसका जो प्लेटफॉर्म है PMMVY सॉफ्ट यानी मार्च 2023 में लॉन्च किया गया। इसका तकनीकी प्रक्रिया क्या है कि आधार से प्रमाणीकरण होगा, जो NPCI है उसका सत्यापन होगा, और DBT सक्षम आधार सीडेड जो अकाउंट उसमें, जैसे मतलब DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसे जाते हैं, जैसे PM किसान है और सारे जितने भी मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो सब में इसी में ऐसा ही होता है। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली होगी, और एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 14408 करके, और उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन आधारित सत्यापन होगा इसमें, और ड्यू लिस्ट यानी जो प्रणाली से लक्षित लाभार्थी पहचान, उनकी पहचान की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है जिसके तहत ये काम करेगा। तो हाल के आंकड़े जो कि 31 जुलाई 2025 तक देखें तो कुल लाभार्थी इसमें 4.05 करोड़ महिलाएं हैं, जिसमें कम से कम इनको एक किस्त मिली है, और जो कुल वितरित राशि है 19,028 करोड़ रुपए है, DBT के माध्यम से इसको ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, कौन इसके एलिजिबल हैं, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, और कौन इसके जो इनएलिजिबल हैं, प्रमुख और जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, और लाभ क्या क्या मिल रहा, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। इससे रिलेटेड MCQ कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दूसरे बच्चे के लिए 6,000 की एक मुश्त सहायता राशि कब दी जाती है? तो वो कब दी जाती है? तो यदि दूसरा बच्चा लड़की होगा तभी उसकी जो मतलब 6,000 की राशि है वो दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। तो PMMVY एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य के अंतर्गत चलती है, ये याद रखिएगा। और पहले बच्चे के लिए 5,000 2 किस्तों में, और दूसरे बच्चे के लिए 6,000 एक मुश्त राशि, लेकिन जब दूसरा बच्चा लड़की हो। और ये जो प्रावधान है ये जेंडर स्पेसिफिक इंसेंटिव के रूप में इसको रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो B करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये योजना केवल BPL महिलाओं के लिए है। योजना के तहत जो राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी हस्तांतरण DBT के माध्यम से दी जा रही है, और नियमित सरकारी कर्मचारी इस महिलाओं की योजना के पात्र नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो केवल एक एक भी गलत होगा, केवल BPL महिलाएं ही नहीं, इसमें BPL महिलाओं के साथ साथ SC और ST जो महिलाएं उनको भी मिल रहा है, तो केवल 2 ही यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जो PMMVY केवल BPL महिलाओं के लिए नहीं, SC ST दिव्यांग, PMJAY, PM किसान, श्रम का जो ई श्रम कार्ड धारक हैं, मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं, या फिर जो 8 लाख से कम जिनकी वार्षिक आय है, वो सभी इस श्रेणी में आती हैं। और DBT के माध्यम से आधार सीडेड बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। और केंद्र है, राज्य सरकार, PSU, या फिर जहाँ पे नियमित जॉब कर रही हैं जो महिलाएं हैं, या वो अन्य मातृत्व लाभ पहले से ले रही हैं, वो अयोग्य साबित होंगी। तो ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट होगा, केवल दूसरा ही सही होगा। तो ये 2 करंट अफेयर की न्यूज़ थी जो कि हमने यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस की। ठीक है,
तो दोनों के बारे में हमने एमसीक्यू देखा और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी हमने यहाँ पे कवर की। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बाकी दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा।